एक छोटे से गांव में दिया नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी, लेकिन दिया बहुत संस्कारी थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर में रमेश नाम के एक बड़े घर के लड़के का रिश्ता आता है और बिना कुछ सोचे समझे दिया के माँ बाप अपनी बेटी की शादी रमेश से करवा देते हैं। और शादी के अगले ही दिन, आप ऑफिस जा रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझी। वैसे भी मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो तो पिताजी की वजह से हमारी शादी हुई है। मैं तो एक अमीर घर की लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत सारा दहेज लाती और हमें खुश रखती, पर तू गरीब घर की लड़की हमें दे ही क्या सकती है, इसीलिए मुझसे दूर रहना। इस तरह से रमेश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिया की सास आरती आती है और वो उससे बोलती है, अरे ओ करमजली, तुझे इस घर में बहू इसलिए बनाकर नहीं लाए हैं ताकि तू यहाँ रानी बन के आराम करे। तुझे इस घर में रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर लाए हैं, समझी? अब जा यहाँ से, जाकर काम कर घर का, कपड़े धो, बर्तन धो, पोछा लगा। तुझे ये सब कुछ अकेले ही करना है, समझी? जी माँ जी, अभी जाती हूँ। इस तरह से बेचारी दिया अकेले घर का सारा काम करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दिया खाना बनाती है। अब खाने के टेबल पर आरती और उसके ससुर अर्जुन बैठे होते हैं। खाना खाते ही आरती खाने की थाली फेंक देती है और दिया को पीटने लगती है। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो आरती से बोलता है, आरती, ये कैसा बर्ताव कर रही हो अपनी बहू के साथ? वो बहू है इस घर की। अरे बहू होगी तुम्हारे लिए, मेरे और मेरे बेटे के लिए ये इस घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, समझे? इस तरह से आरती अपनी बहू को पिटकर चली जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी बहू की बहुत देखभाल करता है और उसे एक बेटी की तरह रखता है। इसी तरह से समय बीत जाता है और अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन अर्जुन चल बसता है। अब दिया के साथ कोई नहीं होता जो उसकी सहायता कर सके। ससुर के जाने के बाद दिया अपने घर पर पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। अब दिन रात उसका पति और उसकी सास उस पर अत्याचार करते हैं और वो चुपचाप सहती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक मैं तुझे मारता नहीं हूँ तब तक तुझसे एक काम नहीं होता। कितनी बार तुझे मैंने बोला है, तू इस घर की नौकरानी है, इसीलिए तू इस कमरे में नहीं बाहर हॉल में सोएगी। और मेरी फाइल तूने कहाँ रखी? तेरी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी फाइल आपके हाथों में ही दी थी। आपसे गुम हुई है आपकी फाइल और मैं अपने कमरे में सोने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ बस बिस्तर ठीक करने के लिए आई थी। जुबान लड़ाती है मुझसे। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। इस तरह से एक बार फिर रमेश आरती को मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी दिया से और अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता और वो मरने के लिए एक खाई के पास जाती है। अब जैसे ही दिया खाई से कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसके ससुर की आत्मा प्रकट हो जाती है, जो उसे आशीर्वाद देता है और उससे बोलता है, बहू, मैं जीते जी तो तेरे लिए कुछ न कर सका, पर मरने के बाद मैं अपनी सारी शक्तियां तुझे देता हूँ। अब तू जब भी रोया करेगी, तेरे आंखों के आंसू नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्के निकलेंगे। शायद ये सोने चांदी के सिक्के पाकर उन लालचियों के मन में तेरे लिए प्यार जाग जाए। पर एक बात याद रखना, तू कभी उनके सामने मत रोना। अपने ससुर की शक्तियाँ पाकर बेचारी दिया सोचती है कि अब शायद जब वह अपने लालची पति और सास का मुंह पैसों से भरेगी तो वो लोग उसकी इज्जत करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अब जब दिया घर जाती है तो गुस्से में लाल पीली दिया की सास आरती उसे पिटना शुरू कर देती है और दिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसुओं की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर आरती का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जल्दी से सारे पैसे उठाकर उसे आराम करने के लिए बोलती है, अरे हम तो तुझे कुलक्षणी समझ रहे थे, लेकिन तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जा अब जाकर आराम कर, तूने आज बहुत सारे मुझे सोने और चांदी के सिक्के दिए हैं। ये देख दिया मन ही मन सोचती है, पैसे का लालच कितना ज्यादा है माँ जी के अंदर। आज पैसे पाकर उन्हें बहू की अहमियत का पता चल गया। आपका शुक्रिया पिताजी, जो मरने के बाद आपने मुझे ये जादुई शक्तियाँ दी जिससे मैं माँ जी का हृदय परिवर्तित कर सकी। इस तरह से बेचारी दिया कुछ देर के लिए आराम करने के लिए चली जाती है। पर शाम को जब रमेश घर आता है
तो आरती रमेश से बोलती है। रमेश बेटा, हम तो बेकार में ही इस लड़की को कुलक्षणी समझ के मार पीट रहे थे, लेकिन ये तो जादुई निकली, जादुई। मैं कुछ समझा नहीं माँ, अब क्या कहना चाहती हैं? अब आरती सारी बात रमेश को बताती है। ये जानकर रमेश बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है। क्या माँ, आप सच बोल रही हो? तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। चलो जल्दी से चलकर उसे हम बोलते हैं कि वो अपनी आंखों में से सोने और चांदी के सिक्के निकाल कर हमें दे। अब लालची रमेश अपनी माँ के साथ दिया के पास जाता है और उससे बोलता है। हमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के चाहिए ताकि हम रातों रात अमीर हो सके। चलो अब जल्दी से हमें सोने के सिक्के निकाल कर दो अपनी आंखों में से। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे आंखों से सोने और चांदी के सिक्के तभी निकलते हैं जब मैं रोती हूँ। ओह, तो ऐसा है? फिर तो हम तुझे बहुत रुलाएंगे और तब तक रुलाते रहेंगे जब तक हम अमीर ना हो जाएं। इस तरह से रमेश दिया को मारने लगता है और जब दिया रोती है तो उसके आंखों से आंसू ना निकलकर सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। इस तरह से अब रमेश बार बार दिया को मारता और दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के निकलते। उन सोने चांदी के सिक्के को आरती उठाती और मार्केट में बेच कर आती। इस तरह से वो लोग काफी अमीर हो जाते हैं। पर इस बीच दिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो एक दिन अपने ससुर को याद करती है और एक बार फिर अर्जुन की आत्मा दिया के पास आती है और उससे बोलती है। बहू, बहुत सह लिया तुमने अत्याचार और बहुत कर लिया उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार। अब उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी है। लालच से भी उनका पेट नहीं भरा, इसीलिए अब जब तुम रोगी तो वो भी रोएंगे और अपनी सजा को भुगतेंगे। इस तरह से अर्जुन अपनी बहू को कुछ और जादुई शक्तियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब फिर से रमेश दिया को मारने के लिए आता है तो इस बार दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के ना निकलकर नदियाँ बहने लगती है और दिया के घर में बाढ़ आ जाती है, जिसमें उसके पति और उसकी सास डूबने लगती है। जब वो लोग अपनी मौत को अपने पास पाते हैं तो उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों दिया से बोलते हैं। बहू, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तू रो मत, अगर तू इसी तरह रोती रही तो हम तेरे इस आंसुओं के नदी में डूबकर मर जाएंगे। अब आप लोगों को माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। बिना किसी गलती के आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत कर लिया मुझ पर अत्याचार। अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने जैसा किया है अब आप लोग वैसे ही भुगतेंगे। और इस तरह से दिया तब तक रोती है जब तक उसका पति और उसकी सास आंसू की नदी में डूब नहीं जाते। जब उसकी सास और पति उसके आंसू की नदी में डूब जाते हैं तब एक बार फिर दिया के आंखों में से सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं और उन्हीं सोने चांदी के सिक्के से आरती और रमेश की लाश दफन हो जाती है। जिसके बाद दिया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है और उस घर को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। भूतों का स्कूल। शीतल अपने 2 बच्चे पिंकी और अमित के साथ रहा करती थी। शीतल का पति विदेश में काम किया करता था। शीतल का पति और शीतल दोनों ही अपने छोटे बेटे अमित से बहुत प्यार किया करते थे। तो वहीं वो लोग पिंकी को कुछ खास प्यार नहीं करते थे। वो दोनों ही लड़का और लड़की में फर्क भी किया करते थे। शीतल अपने बेटे का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है। ऐसे ही एक दिन जब अमित स्कूल जा रहा होता है तो पिंकी अपने भाई को स्कूल जाता देख अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी स्कूल जाना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, मुझे भी देखना है कि स्कूल कैसा होता है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। प्लीज माँ, स्कूल में मेरा दाखिला करवा दो ना। बेटा, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। और वैसे भी तुझ पर हम इतना पैसा खर्च करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आखिर कल को हमें तेरी शादी भी तो करनी है। तू खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुझ पर और खर्चा नहीं कर सकती। मुझे तेरी शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है। अच्छा जा, तेरा भाई स्कूल जा रहा है, जल्दी से उसका लंच तैयार कर दे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर शीतल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो निराश होकर रसोई में जाती है और अपने भाई का लंच तैयार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शीतल अमित के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती और उसे बहुत लाड प्यार किया करती। वहीं पिंकी को नजरअंदाज करती थी। बेटा बेटी के बीच का ये फर्क देखकर पिंकी को अच्छा नहीं लगता।
और इसीलिए वो उस रात सो नहीं पाती। उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपने घर की छत पर चली जाती है जहाँ पर तेज हवाएं चल रही होती हैं। तभी पिंकी के कानों में एक आवाज आती है, बोलो बच्चे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। स्कूल की घंटी की आवाज। चलो बच्चों, तुम्हारा लंच का समय हो चुका है, तुम सब लंच करो। मैं लंच के बाद आऊंगी और फिर तुम्हें मैं आ से अनार पढ़ना सिखाऊंगी। इस तरह की आवाज सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो खुद से बोलती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को पढ़ा रहा है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? अब पिंकी उस आवाज का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में चली जाती है जिसके ऊपर विद्यालय लिखा था। पिंकी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए उसे नहीं पता चला कि वो जिस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी वो एक स्कूल है जिसमें कई साल पहले आग लग गई थी और आग लगने की वजह से उस स्कूल के सभी बच्चे और टीचर की मौत हो गई थी। बस तभी से वो स्कूल भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाता था और कोई भी वहां आता जाता नहीं था। पर आज पिंकी स्कूल के अंदर जाती है जहां वो देखती है कि एक जिसकी आंखें काफी लाल होती हैं वो टीचर पिंकी को देखकर उसे बुलाती है। अरे बेटा, तुम अब तक बाहर घूम रही हो? लंच का टाइम कब का खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी से अंदर आओ, क्लासरूम में बैठो और जाकर पढ़ाई करो, जल्दी। उस टीचर की बात सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। तभी एक टीचर जो क्लास के अंदर कुछ भूतियां बच्चों को पढ़ा रही थी और खुद भी एक भूतनी थी, उसे देख पिंकी वहां से भागने लगती है कि तभी वो टीचर उसके पास चली जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, कहाँ भाग रही हो? चलो क्लास में बैठो और सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। तुम नहीं चाहती कि तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, या तुम्हें भी जिंदगी में चूल्हा जलाना है? अपनी माँ की सोच नहीं बदलनी? बदलनी है मैडम, मुझे सबकी सोच ही तो बदलनी है और सबको बताना है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। तो फिर कहाँ भाग रही थी? चलो जाकर क्लासरूम में बैठो और पढ़ाई करो। और हाँ, अब से रोज इसी समय पर स्कूल आना है, ठीक है? पिंकी डरते हुए क्लासरूम में जाती है और वो भूतनी टीचर बड़े ही प्यार से सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। सभी भूतिया बच्चे भी काफी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे पिंकी के अंदर से भूतों का डर खत्म हो जाता है और वो भी उस भूतिया स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पिंकी रोज रात को भूतिया स्कूल में जाती और पढ़ाई किया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते पिंकी और अमित थोड़े से बड़े हो जाते हैं। परंतु ये क्या, जिस माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने बेटे पर लगा दी, वो फेल हो चुका था। अब अमित अपना रिजल्ट लेकर घर आता है तो शीतल अमित से बोलती है, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझ पर इतने पैसे खर्च किए, तेरा बाप विदेश में और हम लोगों से दूर रहकर कमाता है ताकि तुझे अच्छी शिक्षा दे सके और तू हमारा नाम रोशन कर सके, पर तू तो इस बार भी फेल हो गया। अरे तुझे 10वीं के आगे पढ़ना भी है नहीं? माँ, मैं कितना पढ़ता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। आप खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, इसीलिए आपको क्या पता कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपकी तो पूरे दिन की चिकचिकबाजी ही नहीं खत्म होती। कभी बेटा ये काम कर, कभी बेटा वो काम कर, सारा कसूर आपका है। और वैसे भी मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुझे क्या लगता है तू इतना बड़ा हो चुका है कि तू अपनी माँ को सुना सके? अरे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए? माँ, मैं आपके इस ड्रामे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर और जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं इस घर में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है। अमित की ये बदतमीजी देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। अब शीतल का पति घर आने के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। शीतल के पति के गुजर जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाती है कि अब शीतल अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा पाती और ना ही अब घर का खर्चा चला पाती है। ये सब देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो बच्चों को ट्यूशन देने लगती है।
पिंकी को बच्चे पढ़ाता देख शीतल को बड़ी हैरानी होती है और शीतल पिंकी से बोलती है, पिंकी, तू तो कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर तू इन बच्चों को कैसे पढ़ा रही है? माँ, आपको किसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गई? आप लोगों ने मुझे कभी स्कूल भेजा ही नहीं, कभी पढ़ाया लिखाया ही नहीं। यही सोचकर कि लड़कियां क्या करेंगी पढ़कर, मुझे मेरे गुरु ने, मेरी टीचरों ने पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और कोई नौकरी पा सकूं, ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं। आप नहीं जानती, जिस विद्यालय को आप भूतिया बोलती हो और सभी लोग जिस स्कूल में जाने से डरते हैं, मैं रोज रात को छुपकर उसी स्कूल में जाया करती थी। क्या? हाँ माँ, जब आप सो जाते थे तब मैं उसी भूतिया स्कूल में जाकर पढ़ती थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, वो भी उसी भूतिया स्कूल से, कि बहुत जल्द उसी भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर की बदौलत मुझे सरकारी टीचर की नौकरी भी मिलने वाली है। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि घर पर बच्चों को पढ़ाकर अपने घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं और अपने भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर को उनकी गुरु दक्षिणा भी दे सकूं। माँ, गुरु गुरु होता है, चाहे वो भूत हो या इंसान। इतना बोलकर पिंकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब बहुत जल्द पिंकी सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। पिंकी की सफलता देखकर उसके भूतिया स्कूल के सभी टीचर को बहुत खुशी मिलती है और उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाती है। और इस तरह से पिंकी अपने टीचरों को उनकी गुरु दक्षिणा दे देती है। तो वहीं शीतल शंकर नाम का लड़का शिव मंदिर में जाता है और तभी बेला नाम की एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है कि तभी शंकर आकर उसे थाम लेता है और बेला को देखकर शंकर को पहले ही नजर में बेला से प्यार हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर लड़की है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे ये कोई अप्सरा हो। शंकर बेला को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और मन ही मन सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी बेला उससे बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। बेला के इतना बोलते ही शंकर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद बेला नीचे जमीन पर गिर जाती है। आउच! मेरी कमर। अब सॉरी, मुझे माफ करना, वो दरअसल मैं भूल गया था। आपने बोला कि छोड़ दो तो मैंने आपको छोड़ दिया। अब बेला उठने लगती है और तभी शंकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बेला से बोलता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अब बेला शंकर का हाथ पकड़कर उठ जाती है और उसे धन्यवाद बोलकर जाने लगती है, लेकिन शंकर उससे बोलता है, सुनिए मिस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया, क्या करूं? इसे अपने बारे में बताऊं या नहीं? नहीं नहीं, इंसान है ये, सांप से डरते हैं इंसान। अगर इसे पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो पता नहीं ये क्या करेगा। हेलो मैडम, आप क्या सोचने लगी? कहीं आप गूंगी तो नहीं है? मैं बोल सकती हूँ और मेरा नाम बेला है। मैं यहाँ घूमने, मेरा मतलब है यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं बस यहाँ अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। बहुत अच्छा नाम है आपका। मेरा नाम शंकर है। वैसे इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो, मैं आपको एक किराए पर कमरा दिला देता हूँ। अब शंकर बेला को अपने साथ ले जाता है और अपने घर के पास वाले ही एक घर में एक कमरा किराए पर दिला देता है, जिसके बाद बेला उस घर में रहती है। और एक दिन जब वो घर के बाहर शंकर को देखती है तो उसके पास जाकर शंकर से बोलती है, वो दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं घर में बैठी बैठी अकेले बोर हो रही थी तो मैंने सोचा। अरे बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। मैं तो यहाँ आप ही के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है, आपको जो भी परेशानी है आप बेझिझक मुझे बता दीजिए। आखिर इस शहर में मैं इकलौता आपका दोस्त हूँ। इस तरह से शंकर बेला से फ्लर्ट करने लगता है और उसे शहर घुमाने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद शंकर बेला से अपने मन की बात कह डालता है, जिसके बाद बेला एक गहरी सोच में पड़ जाती है और अपने रूम में बैठी खुद से बोलती है, शंकर तो सच में बहुत अच्छा इंसान है और मैं जिस शांति और खुशी के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी
वो खुशी मुझे शंकर के साथ मिल रही है, इसीलिए अब मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर शंकर के साथ रहकर खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। अगर शंकर को पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो हे भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? इस तरह से बेला काफी देर तक सोचती है और फैसला लेती है कि वो अब नागलोक कभी नहीं जाएगी, बल्कि शंकर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी, बिना शंकर को अपनी सच्चाई बताए। अब बहुत जल्द बेला और शंकर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बेला की सास रूपा बेला से बोलती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुम्हें ही सारा खाना बनाना होगा। खाने में कुछ मीठा बना लेना। हाँ, तुम एक काम करना बहू, खीर बना लेना। शंकर को खीर बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर बेला किचन में चली जाती है और खुद से बोलती है, मैंने माँ जी से बोल तो दिया कि मैं सब बना लूंगी, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं तो नागलोक में राजा की बेटी थी, अब सब कुछ पका पकाया मुझे मिलता था, खाना कैसे बनाऊं? बेला ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे एकदम से याद आता है कि वो तो एक नागिन है और उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है। कुछ देर बाद रूपा किचन में आती है और उससे बोलती है, बहू, अगर तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना तो तू मुझे। इतना बोलकर रूपा चुप हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि बेला ने अकेले ही इतना सारा खाना बनाया है। ये देखकर रूपा बहुत खुश होती है और बोलती है, वाह बहू, तू तो सच में फास्ट है। चल आजा, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अब रूपा अपनी बहू के साथ बाहर जाती है और वह सब मिलकर खाना खाते हैं। रूपा को बेला के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से बेला धीरे धीरे अपनी सासू माँ का दिल इस कदर जीत लेती है कि रूपा आग बंद करके बेला पर विश्वास करने लगती है। वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम फटाफट कर दिया करती है। ऐसे ही एक रात बेला किचन में अपने जादू से खाना बना रही होती है कि तभी उसकी दोस्त प्रथा आ जाती है और बेला से बोलती है, बेला, लगता है इंसानों के बीच रहकर तू भूल गई है कि तू एक नागिन है और तू यहाँ बस कुछ दिन की शांति पाने के लिए आई थी, ना कि जिंदगी भर की। देखना बेला, नागलोक में सबको पता चल चुका है कि तू नागलोक से गायब है, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। पर प्रथा, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब यहाँ मेरा अपना परिवार है, शंकर है और मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और जिस शांति को पाने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई थी वो मुझे मिल चुकी है। इसीलिए तू नागलोक में जाकर सबको बता दे। अब मैं इंसानों के साथ उनकी दुनिया में रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे अपनी शक्ति ही क्यों ना त्यागनी पड़े। बेला प्रथा से बात कर ही रही होती है कि तभी रूपा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उनसे बोलती है, अरे मैं जिस लड़की को अपनी प्यारी बहू समझती रही वो तो एक नागिन है, नागिन। और कहाँ मैं अपने पोता पोती के सपने देख रही थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी गोद में सपोलों को खिलाना पड़ेगा। माँ जी, ये सच है कि मैं एक नागिन हूँ। मैं यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आई, मैं तो आप लोगों के साथ इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। बेला बार बार रूपा को समझाती है, पर रूपा उसकी एक नहीं सुनती और वह शंकर को घर बुलाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद बेला बहुत शर्मिंदा होती है और रोने लगती है और शंकर से बोलती है, शंकर, मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों को धोखे में रखा, पर मेरा इरादा कभी भी आप लोगों को चोट पहुँचाना नहीं था और ना ही मैंने कभी आप लोगों के साथ कुछ बुरा किया। मैं तो बस सुख और शांति चाहती थी, इसीलिए पृथ्वी लोक पर आई और मुझे वो सुख शांति आपके और माँ जी के साथ मिली। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दूंगी और एक साधारण इंसान बनकर आप लोगों के साथ रहूंगी। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ना रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर शंकर बेला से नाराज नहीं होता, उल्टा वो बेला की सच्चाई जानकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, बेला, मुझे तुम पर विश्वास है। और माँ, आप क्यों बेला से डर रही हैं? अगर बेला को हमारा बुरा ही करना होता तो अब तक आप बेला को सुना नहीं रही होती, बल्कि खुद हमेशा के लिए सो रही होती।
बेला तो बस हमारे साथ हमारी तरह रहना चाहती है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी बेला मेरी बीवी है, इसीलिए मैं उसे अब खुद से दूर नहीं कर सकता। अब रूपा को भी समझ आ जाता है कि बेला भले ही एक नागिन है, लेकिन रूपा को बेला जैसी बहू नहीं मिल सकती। जिसके बाद वो बेला को माफ कर देती है और उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। जिसके बाद बेला अपनी सारी नागिन शक्तियों को त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी एक शिल्पा नाम की लड़की की है जो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। शिल्पा को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ केक बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा अपनी बर्थडे पर अपनी माँ का हाथ का बना हुआ केक काटा करती। तभी उसकी माँ उर्मिला उसके लिए केक बनाकर लाती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, चलो अब इसे काटते हैं। शिल्पा बहुत खुश हो जाती है। तभी शिल्पा के पिताजी आनंद उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाते हैं, जिन्हें देखकर शिल्पा बड़ी खुश हो जाती है। बेटी, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें सारे जहाँ की खुशी मिले, तुम सदा खुश रहो और हमेशा हंसते खेलते रहो। पिताजी, इस बार आपने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया जैसे आप मुझे हमेशा दिया करते थे। इस बार कुछ अलग क्यों नहीं किया आपने? मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज नहीं लाऊंगा? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम तुम्हारी मम्मी को भी लेके चलेंगे। उसके बाद आनंद शिल्पा के बर्थडे सरप्राइज को दिखाने लेकर जाता है, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशी को हमेशा नजर लग जाती है। ऐसे ही शिल्पा की खुशियों को भी किसी की नजर लग गई। रास्ते में जाते जाते उनका ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। शिल्पा को होश आता है, वो अपने चारों तरफ देखती है, उसे उसके माता पिता नहीं दिखाई देते। तभी एक डॉक्टर आता है, उससे कहता है, कैसे हो बेटा? अब तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं? अगर कोई भी दिक्कत है तो तुरंत नर्स को बताना। शिल्प और हिचकिचाते हुए पूछती है, मेरे 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 पिताजी कहाँ हैं? और मेरी मम्मी हमारे साथ ही थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो, मुझे उनके पास जाना है। शिल्पा की बात सुनकर डॉक्टर गंभीरता से सोचने लगते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक शिल्पा से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये दौर तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें संभलना बहुत जरूरी है। आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस ये जो किस्मत का खेल है जो अचानक से तुम्हारे साथ हो गया, इसे तुम्हें साहस पूर्वक अपनी हिम्मत को बनाकर रखना होगा। शिल्पा घबराहट में डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी बातों को घुमा क्यों रहे हो? सीधा सीधा बताओ कि आखिर हुआ क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। डॉक्टर गंभीरता से शिल्पा को बताते हैं, जब तुम अपने माता पिता के साथ कार में जा रही थी, अचानक से ट्रक में तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ और तुम्हारी पिताजी को बहुत गहरी चोट आई। तुम्हारी माँ को तो हम बचा नहीं सके, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और तुम्हारे पिताजी जिंदा है। कुछ ही घंटों बाद उन्हें होश आ जाएगा। मुझे माफ करना प्यारी बच्ची, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता उसके सामने खड़े होते हैं, वो अपने पिता को देखकर रोने लगती है। पिताजी, ये क्या हो गया? पिताजी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में ये कैसा पहाड़ टूट गया? मेरी माँ के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मुझे मेरी माँ वापस चाहिए पिताजी, उनके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। काश आपसे मेरे बर्थडे का सरप्राइज नहीं मांगती तो शायद ये हादसा नहीं होता। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं। माँ के गम में बेचारी शिल्पा सदमे में पहुँच जाती है। उसकी ये हालत देखकर आनंद दिन रात परेशान हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर आनंद सोचता है, अगर शिल्पा इसी तरह अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देगी तो उसे कुछ भी हो सकता है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सोचकर आनंद के मन में दूसरी शादी का ख्याल आता है। वो एक मोहिनी नाम की लड़की से शादी करता है। मोहिनी शादी के बाद आनंद के घर आती है। वो शिल्पा को बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन मोहिनी का ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जब उसे दूसरा बच्चा होता है तो वो शिल्पा के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देती है। इत्तेफाक की बात है कि मोहिनी को जो बच्चा हुआ था उसका जन्मदिन शिल्पा के जन्मदिन पर ही आता है। पिताजी, कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा और बाबू का बर्थडे एक साथ आता है। अब हम दोनों अपना बर्थडे एक साथ मनाया करेंगे। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, इस साल तुम्हारा बर्थडे हम बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। ये सब मोहिनी दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है,
नहीं, ये नहीं हो सकता। इस मनहूस के साथ मेरे बाबू का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। क्या पता इस मनहूस लड़के की मनहूसियत मेरे बच्चे पर पड़ जाए, जैसे ये अपनी माँ को खा गई। क्या पता मेरे बाबू के साथ कुछ गलत हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मोहिनी ये सोचकर बेचारी शिल्पा से पूरा दिन भर काम करवाती है। जब वो अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है, ओ लड़की सुन, कल मेरे बाबू का बर्थडे है और सभी मेहमान आएंगे। मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये ड्रेस कल पहन लियो और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना और खाना भी तुझे ही बनाना है, समझी तू? ठीक है माँ। मोहिनी शिल्पा को फटी पुरानी ड्रेस देती है। ऊपर से कल शिल्पा का भी बर्थडे होता है। वो उसे इतना सारा काम बता देते हैं कि वो बहुत उदास हो जाती है और मायूसी से अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जैसे तुम मेरे बर्थडे पर केक बनाया करती थी, मुझे ये सब बहुत याद आता है। और मेरी सौतेली माँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऊपर से मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे इतना काम करवाना चाहती है। उन्होंने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि कल भी मेरा बर्थडे है, मेरे लिए नए कपड़े खरीद ले। लेकिन उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी खिड़की में से एक सुनहरा और हरा तोता आता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत ही प्यारी हो और अपने आप को किसी से कम मत समझना। मैं एक अनोखा तोता हूँ। मुझे भगवान ने वरदान दिया है, जहाँ पर भी दुखी लोग होते हैं मैं अपने आप वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मैं अब तुम्हारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। तभी तोता जादू से एक जादुई केक बनाता है। वो जादुई केक बहुत ही टेस्टी दिखता है। केक को देखकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और तोते से कहती है, अरे इतना प्यारा और सुंदर केक तुमने कैसे बनाया? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं इसे अभी खा सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम इसे अभी नहीं खा सकती। कल जब तुम्हारी सौतेली माँ अपने बच्चे के लिए केक लाएगी तो तुम्हें बस उस केक से इस केक को बदलना है। जादुई केक की ये खासियत है कि ये लोगों के दिलों से नफरत को दूर करता है, उनके अंदर प्यार और ममता भरता है। जब ये केक तुम्हारे परिवार वाले खाएंगे तो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई कभी अत्याचार नहीं करेगा। क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या मेरी सौतेली माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब जब मैंने तुम्हें कहा है तो बस तुम्हें उतना ही करना है। उसके बाद जादुई केक का कमाल देखना। शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन चुपके से केक को जादुई केक से बदल देती है। थोड़ी देर में मोहिनी केक काटती है। जैसे ही वो खुद खाती है और वो अचानक से रोने लगती है और वो रोते रोते शिल्पा से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी। मैंने स्वार्थ में कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे मेरी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर हो सके मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्ची। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी असली माँ तो मर गई तो क्या हुआ, लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिया था, वो मैं नहीं भूल सकती। उसके बाद से मोहिनी शिल्पा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है। तरह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।